नमस्कार दोस्तों। आज मैं डिस्कस करूंगा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के बारे में, जिसको कि बीपीएच बोलते हैं। ये 50 साल से ज़्यादा के उम्र के पुरुषों में बहुत ही कॉमन होता है। ये इतना कॉमन होता है कि 60 प्लस ईयर्स के पेशेंट्स में एटलीस्ट आधे लोगों को ये दिक्कत होती है। अब आते हैं बीपीएच के सिम्टम्स पे। दोस्तों, सबसे कॉमन सिम्टम होता है बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना, स्पेशली नाइट टाइम में। ये सबसे इनिशियल सिम्टम्स भी होते हैं। इसके अलावा अर्जेंसी या अर्ज इनकंटिन्यूस हो सकता है। इसका मतलब पेशेंट को यूरिन पास करने की फीलिंग होगी और उसे तुरंत भागना पड़ेगा। कई बार इस प्रोसेस में यूरिन के कुछ ड्रॉप लीक भी हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स भी होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है जो यूरिन की स्ट्रीम होती है वो पतली हो जाती है। पेशेंट्स को स्ट्रेन करना पड़ता है यूरिन एक्सपेल करने के लिए। पेशेंट को फीलिंग होती है जैसे यूरिन बाहर पूरी तरह से नहीं खाली हुआ है और थोड़ी देर के बाद उसे फिर से यूरिन पास करने की सेंसेशन शुरू हो जाती है। हेजिटेंसी हो सकती है, जिसमें कि पेशेंट को यूरिन पास करना शुरू करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और वेट करना पड़ता है। अब आते हैं डायग्नोसिस पर। दोस्तों, डायग्नोसिस में कई स्टेप्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिम्टम्स, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन और फिर इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोसिस इन तीनों के कोऑर्डिनेटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे की जाती है। सिम्टम्स मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे। दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन ओपीडी में किया जाता है, जिसमें कि आपका जो यूरोलॉजिस्ट होगा वो आपके स्टूल पैसेज, जिसको रेक्टम बोलते हैं, के थ्रू फिंगर डाल करके आपके प्रोस्टेट को फील करने की कोशिश करता है कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसका साइज कैसा है। इससे वो सिम्टम के साथ कोरिलेट करके पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है उसकी किस एक्सटेंट तक प्रॉब्लम है वो समझ पाता है। इसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूरिन रूटीन, माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी भेजे जाते हैं, जिसमें कि किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन। इसके अलावा कुछ एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर और प्रोस्टेट के लिए, और स्पेशली यूरिन पास करने के बाद कितना रुक जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन समझने के लिए पेशेंट को अल्ट्रासाउंड किया जाता है। एक और भी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको बोलते हैं यूरोफ्लोमेट्री। दोस्तों, ये पेशेंट का फ्लो की इंफॉर्मेशन देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट का फ्लो बहुत कम है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत स्लो होती है, तो पेशेंट अडाप्ट करता जाता है। उसको कई बार रियलाइज ही नहीं होता है कि उसकी स्ट्रीम काफी पुअर है। यूरोफ्लोमेट्री होती है तो पता चलता है। सो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं। सो डायग्नोसिस, सिम्टम्स, फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन को कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे से कोरिलेट किया जाता है और फिर डायग्नोसिस बनाई जाती है। यहाँ दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया और प्रोस्टेट कैंसर दो अलग डिजीजेज हैं, और प्रोस्टेट के जो अंदर के जो सेगमेंट्स होते हैं दोनों अलग अलग टिश्यूज से अराइज होते हैं। जैसे कि प्रोस्टेट को कई जोन्स में डिवाइड किया जाता है। जो बीपीएच होता है वो ट्रांजिशनल जोन से आता है, और जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो पेरिफेरल जोन से आता है। सो जिस पेशेंट का प्रोस्टेट कैंसर है तो वो शुरू से ही प्रोस्टेट कैंसर है। ऐसा नहीं होता कि अभी तक बीपीएच था और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया प्रोस्टेट कैंसर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा पीएसए के बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ। पीएसए एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में सर्कुलेट करता है और ये प्रोस्टेट सेल्स द्वारा बनाया जाता है। तो पीएसए को असेस करके हमें यह आइडिया लगता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ज़्यादा पीएसए बना रही है। पीएसए एक ऑर्गन स्पेसिफिक पैरामीटर है, ये डिजीज स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है। अगर आपका प्रोस्टेट बड़ा है तो पीएसए ज़्यादा हो सकता है। पीएसए की कट ऑफ वैल्यू हम लोग 4 नैनोग्राम पर एमएल का लेते हैं। उससे ऊपर के पीएसए को हम अबनॉर्मल मानते हैं और उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का प्रोस्टेट बायोप्सी करने की ज़रूरत है या नहीं। सो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, बट वो मैं अभी नहीं डिस्कस करूँगा। बट पीएसए का ज़्यादा होना का मतलब ये नहीं कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो गया। पीएसए और भी कई डिजीजेज में बढ़ता है, जैसे कि अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। सो जिस भी कंडीशन की वजह से अगर प्रोस्टेट में कोई इन्फ्लेमेशन है तो पीएसए बढ़ जाएगा। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट दो तरह से होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में
अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। 100 पेशेंट्स अगर ट्रीट होते हैं तो उसमें 70% पेशेंट्स जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उससे काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और उनके सिम्टम्स अंडर कंट्रोल रहते हैं। बट ये देखा गया है कि ये जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं इनका भी एक टाइम फ्रेम के बाद रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। वो टाइम फ्रेम 5 to 10 ईयर्स हो सकता है। पेशेंट को तब तक अल्फा ब्लॉकर कंटिन्यू किया जाता है जब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर पेशेंट के सिम्टम अल्फा ब्लॉकर चलते हुए डिटेरियोरेट करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अब ये अल्फा ब्लॉकर रेजिस्टेंट हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सबसे कॉमन सर्जिकल ट्रीटमेंट TURP जिसको टर्प बोलते हैं वो होता है। ये प्रोस्टेट की एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है जिसके कंपैरिजन में बाकी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज को कंपेयर किया जाता है। इसमें पेशेंट के यूरिन पैसेज के थ्रू एक इक्विपमेंट होता है जिसको बोलते हैं रिसेक्टोस्कोप। वो यूरिन पैसेज के थ्रू डाला जाता है और प्रोस्टेट को विजुलाइज करके उसके टिश्यूज को चिप बाय चिप रिमूव करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके कंपैरिजन में दूसरा प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं लेजर प्रोस्टेट सर्जरी, जिसमें सबसे कॉमन थूलियम लेजर यूज होता है या होल्मियम लेजर यूज होता है। इनका और अगर TURP का कंपैरिजन करें तो जो रिजल्ट है वो आउटकम TURP का थोड़ा सा बेटर होता है कंपेयर टू लेजर प्रोसीजर के। बट लेजर प्रोसीजर में ब्लीडिंग कम होती है, तो लेजर प्रोसीजर ऐसे पेशेंट्स में आपको रिकमेंड करना चाहिए जिसमें कि पेशेंट को कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, जैसे कि पेशेंट को कुछ हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड थिनर्स नहीं बंद की जा सकती। सो ऐसे पेशेंट आइडियल कैंडिडेट होते हैं लेजर प्रोस्टेट सर्जरी के लिए। अब ये जो सर्जरीज हमने बताई इनको बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, क्योंकि इसमें बाहर कहीं कोई कट या इंसिजन नहीं लगता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को ब्लैडर इरिगेशन पे रखा जाता है जिसका पर्पस होता है कि ब्लीडिंग की वजह से क्लॉट नहीं बने और आपका जो कैथेटर है वो ब्लॉक ना हो। अगले दिन या अगले 2 दिनों के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पर ये डिस्चार्ज कैथेटर के साथ किया जाता है। पेशेंट को 5 to 7 डेज के बाद दोबारा बुलाया जाता है और ये कैथेटर रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट अपने आप से यूरिन पास करना शुरू करता है। यहाँ मैं ये बता दूं कि जो प्रोस्टेट सर्जरी या प्रोस्टेट ट्रीटमेंट का जो आउटकम होता है वो इमीडिएटली नहीं दिखता है, उसको विजिबल होने में टाइम लगता है। क्योंकि जब ये डिजीज स्टार्ट हुई थी तो बहुत ही ग्रेजुअल हुई थी और इस ग्रेजुअल प्रोग्रेशन के कंपैरिजन में जो ब्लैडर होता है वो अपने आप को धीरे धीरे करके कंपेंसेट करता गया। बट सर्जरी के टाइम आपने उस प्रोस्टेट को या उस रेजिस्टेंस को एक बार में हटा दिया, बट ब्लैडर अभी भी नहीं तैयार है। सो ऐसे पेशेंट्स में कई बार यूरिन का लीकेज शुरू हो जाता है या उन्हें भागना पड़ता है। सो उस कंडीशन में हम ब्लैडर रिलैक्सेंट देते हैं, बट ये देखा गया है कि 3 से 6 महीने में ये प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। इन पेशेंट्स का फॉलोअप कैसे करें? पेशेंट को जैसे कि मैंने बताया 1 वीक पे बुला करके कैथेटर रिमूव कर दिया जाता है, एक यूरिन कल्चर कराया जाता है। अगर ये कल्चर में कोई इन्फेक्शन नहीं आता है तो इसके बाद पेशेंट को 1 महीने के बाद बुलाया जाता है, फिर 3 महीने के बाद बुलाया जाता है। जब आप फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाते हैं उस कंडीशन में आप कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, जो कि मैंने पहले बताया यूरिन कल्चर, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, KUB, PVR और यूरोफ्लोमेट्री। सो इनके रिजल्ट्स को असेस करके ही सर्जरी का आउटकम को असेस किया जाता है। दोस्तों अब हम आते हैं प्रोस्टेट सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन पे। तो सबसे कॉमन होता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर 2 जगह पर हो सकता है। एक तो जस्ट जो यूरिन पैसेज का टर्मिनल पार्ट है, मतलब जहां पर आपको यूरिन बाहर निकल रहा है उसे जस्ट 2 से 3 मिलीमीटर अंदर, जिसको बोलते हैं सब नेविकुलर फोसा। दूसरी सबसे कॉमन जगह होती है जहां पर ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच जिस जगह पे प्रोस्टेट की लोकेशन होती है वहां पे फाइब्रोसिस हो जाए, उसको बोलते हैं ब्लैडर नेक कंट्रैक्चर। ऐसे पेशेंट्स फिर से वही सिम्टम लेकर आते हैं जो कि प्रोस्टेट सर्जरी के पहले था, मतलब यूरिन का फ्लो पुअर हो जाएगा, बार बार यूरिन जाएगा, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होगा। ऐसे पेशेंट को यूरोफ्लोमेट्री करके देखा जाता है, अगर फ्लो पुअर है तो इसका मतलब आपको दोबारा से एंडोस्कोपी करने की जरूरत है और स्ट्रक्चर को डील करने की जरूरत है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग और इन्फेक्शन, ये सबसे कॉमन है, बट इनको कंफर्टेबली कंट्रोल किया जाता है बिकॉज बहुत सारी अच्छी एंटीबायोटिक्स होती हैं
जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल कर लेती हैं। जहाँ तक ब्लीडिंग की बात है, चूँकि जो इक्विपमेंट होते हैं और इंस्ट्रूमेंट वो अब इतना सॉफिस्टिकेटेड हो चुका है कि विजन बहुत ही अच्छा होता है और ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी कम होती है, बट वो ज़ीरो नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।